हेलो एवरीवन, मैं आनंद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक नए सेशन के साथ। और अभी जो हम लोग जो वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं आगामी आप लोग का जो 10th का जो एग्जाम आने वाला है 2023 के अंदर, उसके अंदर मॉडल सेट के हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये जो आप लोग का वीडियो बन रहा है ये 10th स्टैंडर्ड का वीडियो है, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन के साथ खेलेंगे और उसके बाद फिर केमिस्ट्री और उसके बाद फिर फिजिक्स के साथ भी खेलते चलेंगे। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा और आपके एग्जाम के लिए आपको बेहतर रिजल्ट देने के लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए एक भरोसेमंद साबित होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जब हम अगर बायोलॉजी के बारे में 10th बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर हमें एक चैप्टर सबसे पहले दिखाई देती है और वो चैप्टर हमारा होता है कौन सा, जैव प्रक्रम। जब उस जैव प्रक्रम के बारे में बात करते हैं जिसमें हमें पूरे जीवन के बारे में डिस्कस करके बताया जाता है, जैसे पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिसंचरण, नियंत्रण और समन्वय, जनन, ऐसी सारी चैप्टर के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे और सभी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें आपको कुछ प्रीवियस ईयर्स का भी क्वेश्चन मिलेगा, जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो इसमें जब प्रकरण के अंदर का सबसे पहला चैप्टर हमारे पास पोषण है और हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं कि ये चैप्टर हमारे लिए कितना बेहतर है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैव प्रकरण के अंतर्गत कौन आता है। ये जैव प्रकरण का बात करते हैं तो बताया जाता है कि ये पूरे के पूरे जीवन का एक प्रोसेस होती है, जिस जीवन के प्रोसेस के अंतर्गत आपको पोषण के बारे में जो कि हमें ऊर्जा देने की काम करती है, पोषण के बारे में जो हमें ऊर्जा की स्रोत देती है, शोषण जो इस पोषण से जो ऊर्जा का जो स्रोत होता है उससे ऊर्जा बनाने का काम करता है, और उसके बाद उत्सर्जन जो कि बेकार पदार्थ को बाहर निकालने की काम होती है। यहीं तक ये जब प्रकरण सीमित नहीं होती है। इसके अंदर अगर हम बात करें चौथा तो हमारे पास नियंत्रण और समन्वय भी होता है। अगर इसके बाद बात करें तो इसके अंदर जनन भी हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर और बात करें तो हमारे पास परिसंचरण भी होता है। यानी कहने का मतलब ये सब चैप्टर मिला के कहीं ना कहीं एक जब प्रकरण बनती है। इसका मतलब इसका आंसर जो जाएगा वो आपका डी जाएगा, क्योंकि पोषण, शोषण, उत्सर्जन, नियंत्रण, समन्वय, परिसंचरण ये सारा मिलके हम लोग का कुछ बनता है, जैव प्रक्रम बनता है। याद रखिएगा इसके अंदर 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। चारों ऑप्शन का एक क्वेश्चन का ये ऑप्शन नहीं रहेगा, यानी कहने का मतलब छठा छठिया वाला काम नहीं चलेगा। आपको हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल से बताया जाएगा ताकि आपको एक साथ 4 आंसर मिल पाए। जैसे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषण की विधि है। अब निम्न में से पोषण की विधि के बारे में हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पास पोषण की ऐसे जनरल 2 विधि होती है। एक होती है स्वपोषी और एक होती है परपोषी। शोषण तो वो क्रियाएं होती है जिसके द्वारा हमें उस पोषण से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, अर्थात कहने का मतलब स्वपोषण और परपोषण ये हमारे पास पोषण की विधि होती है। इसका मतलब इसका आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा, डी जाएगा, जिसमें ए और सी दोनों आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पर्णहरित। अब पर्णहरित का बात करें तो इंग्लिश में अगर प्यार से बोले इसको तो हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जो हम जानते हैं कि हमारे ग्रीन प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसके द्वारा पादप के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है। तो ये पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर हम जानते हैं कि वो पहला ऑप्शन है कि ऑक्सीजन मुक्त करना, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल ऑक्सीजन मुक्त करना पहला ऑप्शन। दूसरा है हमारे पास प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त करना और चौथा है जल का क्या करना, अवशोषण करना। तो हम जानते हैं कि क्लोरोफिल जो होते हैं, पर्णहरित जो होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके वहां पर किसका H2O का ब्रेकडाउन करता है और जिससे हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन जो होते हैं उसमें बदल के ये ऑक्सीजन जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाता है, तो ग्लूकोज बनाता है। ऐसा हमारे बुक के अंदर दिया हुआ रहता है। तो कहने का मतलब कि पर्णहरित का मुख्य कार्य के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास आंसर जाएगा क्या, कि प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड तो मुक्त तब होती है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं हो जाती है तब, और जल का अवशोषण जो होता है वो जल के द्वारा होता है, और ऑक्सीजन मुक्त करने की जो जिम्मेदारी लेती है वो स्टोमाटा लेती है। कब लेती है, जब इस H2O का ब्रेकडाउन हो जाता है तब लेती है।
आगे जब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चौथा क्वेश्चन कि रसायन स्वपोषी के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? कौन सा? रसायन स्वपोषी। एक होते हैं प्रकाश स्वपोषी। प्रकाश स्वपोषी के अंदर सूर्य के प्रकाश को लेके हम जानते हैं कि पादप, हरा पादप जो होता है वो अपना भोजन हरे पत्ती के अंदर भोजन बनने की क्रियाएं होती है। तो रसायन स्वपोषण के अंदर क्या होते हैं? तो बताया जाता है कि हरे पौधे, जब ये बेचारा खुद हरे है तो इसमें इस रसायन स्वपोषी की क्या जरूरत है? रसायन स्वपोषी तब आया था जब जिसके अंदर बताया जाता है कि प्राणहरित या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर बताया जाता है कि रसायन स्वपोषी हमें देखने को मिलता है। तो बताया जाता है कवक, उसके बाद बताया जाता है अहरित बैक्टीरिया और शैवाल। शैवाल जो होते हैं इसके अंदर भी बताया जाता है कि कुछ मात्रा में प्राणहरित पाए जाते हैं। कवक जो होते हैं ये हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि ये नॉन क्लोरोफिल टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं ये बताए जाते हैं कि अपने अंदर रसायन स्वपोषी के द्वारा कौन सी बनाने का काम करता है? भोजन खुद से बनाने का काम करता है, और इसका आंसर जो है वो अहरित बैक्टीरिया के रूप में जाएगा। जबकि पांचवा क्वेश्चन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो लिखा हुआ है कि निम्न में परजीवी पादपों का उदाहरण कौन है? परजीवी। परजीवी का मतलब दूसरे जीव पर रहकर वहां से पोषण को प्राप्त करने की जो क्रियाएं जिसके द्वारा होती है हम उसको क्या कहते हैं? परजीवी। तो ये परजीवी वाला पादप जो है, इस परजीवी वाला पादप का उदाहरण जो जाता है बुक में वो कस्क्यूटा होता है, क्योंकि हम बैक्टीरिया जानते हैं कि वो परजीवी पादप नहीं है, ये एक छोटे से सूक्ष्म जीव है। विषाणु तो हम जानते हैं कि निर्जीव और सजीव के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है, और कवक जो होता है ये भी बताया जाता है परजीवी तो होते हैं लेकिन परजीवी पादप नहीं होते। तो इसका आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा? आपका कस्क्यूटा जाएगा, जो कि बताया जाता है कि कहीं ना कहीं ये दूसरे पर डिपेंड रह के अपना भोजन लेने का काम करता है। आगे जब इसके अंदर अगले क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, छठा क्वेश्चन के बारे में हम जब बात करते हैं तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या कहता है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है। वाजिब बात है कि हमारे इस नेचर के अंदर ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए कौन सी चीजें होती है? पहला संयोजन क्रिया। अब संयोजन क्रिया जोड़ने का काम करता है तो वो ऑक्सीजन का संतुलन करने का ठेकेदारी नहीं लेता है। अगला है हमारे पास प्रकाश संश्लेषण, और हम जानते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर निकलता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, जिससे कि हमारे प्राकृतिक के अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो ऑक्सीजन संतुलित हो पाती है। और अगर हम बात करें तो यही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हम जानते हैं कि पादप जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? यूज करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस जो हमारे नेचर के अंदर होता है वो इस प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा ही होता है। चलिए 7वां नंबर के क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो कहते हैं कि आंत रस कहां से स्रावित होते हैं? आंत रस के बारे में बात किया जाता है। आंत रस इंग्लिश में बोले तो इंटेस्टाइनल जूस होता है। इस इंटेस्टाइनल जूस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पेट से अमाशय से निकलने वाले होते हैं, इसको हम अमाशय रस के नाम से जानते हैं या गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। छोटी आंत के अंदर से निकलने वाले जो जूस होते हैं हम उसको इंटेस्टाइनल जूस के नाम से, आंत रस के नाम से हम जानते हैं। जबकि बड़ी आंत से बताया जाता है कोई भी इस प्रकार की केमिकल सिक्रेशन नहीं करवाई जाती है, और मुख गुहा से हम जानते हैं कि लार का सिक्रेशन होता है। इसका मतलब आंत रस कहां से निकलती है? तो छोटी आंत से निकलती है। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर के बारे में जब हम बात करते हैं तो बताया जाता है कि पित्त इस भोज पदार्थ का विखंडन करता है। पित्त जो होता है, पहली बात ये पित्त कहां से निकलती है? तो बताया जाता है कि लीवर से निकलता है। स्टोरेज कहां पे होता है? यकृत से निकलता है। स्टोरेज कहां होता है? तो बताया जाता है कि पित्ताशय के अंदर स्टोरेज होते हैं। किसके अंदर स्टोरेज होते हैं? तो पित्ताशय के अंदर स्टोरेज होते हैं। कौन? लीवर। क्योंकि लीवर बनाने का काम करता है, स्टोरेज करने का काम कभी नहीं करता है। ठेकेदारी लेता है कौन सा स्टोरेज करने का? तो पित्ताशय लेता है। और इसका मेन काम क्या होता है? ये वसा को जाके ब्रेक डाउन करता है, इमल्सिफिकेशन करने का काम करता है, उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करता है। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? वसा होगा। क्योंकि प्रोटीन के ऊपर प्रोटीएज काम करता है, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर जो होते हैं और टाइप के एंजाइम होते हैं वो काम करता है, विटामिन तो नॉन एंजाइमेटिक, विटामिन तो एक स्पेशल चीज होते हैं तो इसके ऊपर कोई काम नहीं करता। तो वसा को तोड़ने का काम कौन करता है? पित्त करता है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। उसी में वसा को तोड़ने की जो क्रियाएं होती है उसे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं, पैसीकरण कहते हैं। छोटे छोटे कण में जब तोड़ देता तो हम उसको क्या कहते हैं?
पित्त का पेशीकरण कहते हैं। तो वो क्या होती है, तो इसके अंदर बताया जाता है कि वही वसा वाली बात आएगी। ऑप्शन हम देख के भी पता लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन है वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट छोटे छोटे अणु के अंदर बदल देना। दूसरा है जटिल प्रोटीन, अलवाई प्रोटीन, प्रोटीन सब इसमें नहीं काम करता। तो कहने का मतलब ये आंसर तो मेरा पहले चल गया। जब ई नहीं सही तो ए बी का है सही, और डी का तो कोई मकसद है ही नहीं। इसका मतलब जब वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में तोड़ने का काम करता है, रूपांतरित करती है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पेशीकरण। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है कि पेशीकरण क्या होता है, तो सीधा आप उसको इसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा क्रिया होता है, पेशीकरण होता है। अगला है जठर रस। जठर रस का बात करते हैं तो गैस्ट्रिक जूस कहां से निकलता है, तो हमारे अमाशय के अंदर से। कहां से निकलते हैं बउआ, तो अमाशय के अंदर से। कौन सा रस निकलता है, तो जठर रस निकलता है, जिसके अंदर 3 लेयर होते हैं हमारे अमाशय के दीवार से, और उसी से वो निकलने का काम करती है। जठर रस की अम्लता किसके कारण होता है, अम्लीयता का बात करते हैं तो हम लोग को तो बचपन से सिखाया जाता है कि ये HCl अम्ल है, और ये HCl अम्ल जो होता है इसके अंदर अम्लीयता की गुण होती है, एसिड की गुण होती है। म्यूकस का जो होता है, म्यूकस वाला श्लेष्मा वाला, ये एल्कलीन फ्लूइड निकलता है। कौन सा फ्लूइड निकलता है, एल्कलीन, जो कि वहां पे क्षारीय बनाने का काम करता है। पेप्सिनोजेन जो होता है वो पेप्सिन नाम की सिक्रेशन करवाता है, पेप्सिन नाम के जूस को निकालता है। जबकि HCl जो होता है वो अम्लीयता नेचर का होता है, जो जठर रस के अंदर अम्लीयता एसिडिक बनाने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, 11 नंबर का क्वेश्चन है। और ये 11 नंबर के क्वेश्चन के बारे में जब हम बात करते हैं तो 11 नंबर का क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, देखिए क्या बोलता है कि मृतजीवी पोषण। कौन सा पोषण भाई, मृतजीवी। मृतजीवी का मतलब जो मृत के शरीर से लिया जाता है, मृत जीव से लिया जाता है, वैसा पोषण में भोजन का पाचन कहाँ पे होता है, कोशिका के बाहर होता है, कोशिका में होता है, पाचन तंत्र में होता है। अलवा सूक्ष्म जीव के अंदर पाचन तंत्र कहाँ से आ गया, कहीं भी पाचन तंत्र सब नहीं होता है, खेल कर रहा है। डी वाला आंसर इसमें नहीं होगा, कोशिका के बाहर। कोशिका के बाहर कैसे होगा, कोशिका में है कुछ मुंह जो कोशिका के बाहर वो चबा हुआ के करेगा, ऐसा नहीं होता। बताया जाता है कि कोशिका के अंदर होता है, यानी कोशिका के अंदर मृतजीवी पोषण का भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। तो बताया जाता है, देखिए ये सारे का सारा जो क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से रिलेटेड है, और इस क्वेश्चन के सारे आप कहीं ना कहीं उस चैप्टर को पूर्ण रूप से रिवीजन भी कर सकते हैं। इसलिए कि वीडियो को देखिए जरूर, और वीडियो के अंदर बताया गया हर एक क्वेश्चन के ऊपर स्वागत के चारों ऑप्शन को सही ढंग से जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, विश्वास कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर के क्वेश्चन में बताया जाता है कि अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है। अभी तुरंत बोले थे अमाशय, पेट का बात करा, उस पेट के अंदर से कौन सा अम्ल निकलता है, HCl अम्ल निकलता है। और H2SO4, HNO3, HNO2, ये सारा का सारा तो एसिड है, लेकिन ये एसिड इतना खतरनाक और ऐसा एसिड है कि जो हमारे अमाशय के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। तो कौन सा अम्ल मिलता है हमारे अमाशय के अंदर, HCl अम्ल मिलता है, जो भोजन को पचाने का काम करता है, और भोजन के अंदर जो सूक्ष्म जीव है उसको खत्म करने का भी काम करता है। उसके बाद हमारे पास पंखुड़ी है। भिलाई का मुख्य कार्य क्या है, भिलाई जो छोटी आंत के दीवार में पाया जाता है, छोटी आंत के दीवार में उंगली नामक संरचना होती है, जो वहां पे भोजन, पचे हुए भोजन का अवशोषण कराने का काम करता है। तो बताया जाता है कि जब इस पंखुड़ भिलाई का बात करते हैं तो इसका मुख्य कार्य क्या है। पहला है भोज पदार्थों का पाचन, पचित भोज पदार्थ का अवशोषण। सी नंबर है भोज पदार्थ का स्थानांतरण, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तीसरा है कि चौथा है अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। निष्कासन अगर यही करता तो उत्सर्जन का क्या काम है, और भोज पदार्थ का स्थानांतरण भेजने का काम ये अगर करेगा तो परिसंचरण का क्या काम है। जबकि पचित भोज पदार्थों का क्या करता है, ये अवशोषण करता है। ये आंसर आपका सही है। जबकि भोज पदार्थ का पाचन तो हमारा पाचन तंत्र करता है। कौन करता है, पाचन तंत्र। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बी नंबर वाला आपका क्या है, सही है। फिर है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, जो कि हमारे इस अमाशय के दीवार से निकलती है, उसको सक्रिय पेप्सिन में बदलने के लिए कौन काम करता है। याद रखिएगा उस पेप्सिनोजेन को, किसको, पेप्सिनोजेन को किसमें बदलता है,
पेप्सिन में, किसमें बदलता है? पेप्सिन में बदलता है। तो इस पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलने के लिए जो एक एंजाइम के तौर पे काम करता है वो HCl काम करता है। HCl बताया जाता है कि इस पेप्सिनोजेन पर काम करके उसको किसमें बदल देता है? पेप्सिन। और ये पेप्सिन फिर जाके काम करता है किसके ऊपर? तो प्रोटीन के ऊपर काम करता है और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके उसको प्रोटीएज एंजाइम और छोटे छोटे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन? तो ये पेप्सिन। तो इस निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पाचन का उद्देश्य क्या है? पाचन का उद्देश्य बताया जाता है कि भोजन के जटिल तत्वों का सरलतम तत्वों में विखंडन। पहला, सरलतम तत्वों के सुचारू रूप से अवशोषण। सरलतम हलवा होता है, खाते हैं बड़का बड़का हुड़ क्या, उसमें सरलतम क्या होगा? तो भोजन के जो जटिल तत्व होते हैं, जटिल तत्व के सरलतम तत्व में विखंडन करना, ये ऑप्शन इसका सही है। हालांकि तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति करना, नहीं, भोजन से ऊर्जा के स्रोत प्राप्ति होते हैं, ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकते हैं और इनमें से सभी ऐसा नहीं है। यानी इसका आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा? भोजन के जटिल तत्वों को सरलतम तत्वों में विखंडन के द्वारा तोड़ना और उसका पाचन कराना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। जबकि अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमें क्या बताती है? छोटी आंतों में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? कहाँ? छोटी आंत के अंदर पूर्ण रूप से जब भोजन पच जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? याद रखिएगा, मुंह के अंदर जो भोजन पचता है हम उसको बोलस कहते हैं, अमाशय के अंदर जो भोजन पचता है हम उसको चाइल कहते हैं और आंत के अंदर जो पचता है हम उसको क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। तो बताया जाता है कि उसे हम काइम कहते हैं और ये काइलोमैक्रोन जो होता है या चाइल जो होता है इसका आंसर नहीं होता। चाइल जो होता है वो कब होता है? अमाशय के अंदर जब होता भोजन पचता तब हम उसको चाइल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दंत श्रम, यानी दांत का क्षय होना। दांत का क्षय होने का मतलब क्या होता है? कि जब हमारे इस दांत के अंदर जो होता है बताया जाता है कि बैक्टीरिया भोजन करने के बाद सही से मुंह नहीं धोने के कारण बैक्टीरिया जब हमारे दांत पे जाता है तो हमारे इनेमल को क्या करता है? क्षति पहुंचाता है। तो डेंटिन और इनेमल का मृदुकरण करना, क्षति पहुंचाना, ये दंत क्षरण होता है। जबकि दांत का टूटना वो नहीं होता है। दांत की सफाई करना ये भी नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है दांत के इनेमल के क्षय कैसे हो जाता है? तो जीवाणु के द्वारा जो वहां पे अम्ल उत्पन्न होते हैं उस अम्ल के कारण ऐसा हमें देखने को मिलता है। टूथपेस्ट से तो बेहतर होता है, भोजन द्वारा उत्पन्न अम्ल से नहीं, इनमें से। अगला क्वेश्चन है दंत प्लक कैसे बनता है? तो बताया जाता है कि जब बैक्टीरिया हमारे दांत के अंदर लगती है तो हमारे दांत को छोटे छोटे छिद्र में दांत के अंदर कन्वर्ट करवा देता है, जो कि बताया जाता है कि वो दांत प्लक बन जाता है। दांत के अंदर कैविटी हो जाती है। तो बताया जाता है कि मुंह के अंदर जब वो जीवाणु के क्षय से जो भाग बनता है तो उसके कारण हमारे पास क्या बन जाता है? दांत प्लक बन जाती है। हालांकि पहला ऑप्शन है मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणुओं से, ऐसा नहीं होता। जीवाणु के कारण होता है, जब वो हमारे दांत को क्षय करता है तो दांत कैविटी उसमें बनता है। अगला क्वेश्चन है पेप्टिक अल्सर हो सकता है। पेप्टिक अल्सर का बात करते हैं, इसको अपने भाषा में बोले तो पेट का कुछ भी बोला जाता है, गाली के भाषा में अल्सर भी बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या बताया जाता है कि जब लंबे समय तक हम लोग भूखे रहते हैं तो उस दौरान हमारे शरीर के अंदर HCl जो होता है HCl का मात्रा बढ़ता है और HCl के मात्रा बढ़ने पे हमारा आंतरिक लेयर जो होता है उस आंतरिक लेयर पर जहाँ म्यूकस का लेयर होता है उस म्यूकस के लेयर को बताया जाता है कि HCl जो होता है वो क्षय करवा देता है, उसको नष्ट करवा देता है, उसको फेगोसाइटिक करवा देता है, जिसके कारण हमारे इस अमाशय के दीवार में कैविटी जैसा घाव जैसा रचना बन जाती है, जिसे पेप्टिक अल्सर के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में 20 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन किए हैं और अगले वीडियो के अंदर हम 20 से आगे के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।